बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम जो सेकंड लास्ट जो टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर का, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। तो ये जो आपको पता होगा, हमने जब नेचुरल हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें था कि उसके दो तीन चीज़ें काम करती हैं डिजीज़ काजेशन में, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। अब उसकी डिजीज़ प्रिवेंशन हमें करनी है तो हमें नेचुरल हिस्ट्री का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये मालूम ना हो आप डिज़ीज़ की प्रिवेंशन नहीं कर सकते। अब वहाँ डिज़ीज़ की जो नेचुरल हिस्ट्री है उसमें हमें ये पता चला कि ये दो फेजेज़ में होती है। एक होती है प्री पैथोजेनिक फेज़, जिसमें होस्ट फ्री होता है और एजेंट और एनवायरनमेंट इंटरेक्शन में होते हैं। तो और दूसरी तरफ पैथोजेनिक फेज़ है जब एजेंट और होस्ट में आपस में इंटरेक्शन ख़त्म होके इन्वायरमेंट एजेंट को सपोर्ट करते हुए डिजीज़ स्टिमुलस पैदा कर देती है और वो होस्ट को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो पैथोजेनिक फेज शुरू हो जाता है। तो लिहाजा अब हमने ये देख लिया कि इन तीन फैक्टर्स में और दो फेज जो हैं, प्री पैथोजेनिक और पैथोजेनिक, इनमें कौन सी जगह पे कौन सा प्रिवेंटिव लेवल जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि जब तक आपको पूरी हिस्ट्री मालूम ना हो नेचुरल, आप प्रिवेंशन नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये आप जान लीजिए, अब उसको हम पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन। इसको अपने जहन के बैकग्राउंड में जो है आप ज़रूर नेचुरल हिस्ट्री को जहन में रखिए कि प्री पैथोजेनिक फेज़ में हम क्या कर सकते हैं और पैथोजेनिक फेज़ में हम क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि प्रिवेंशन क्या चीज़ है। अब देखें, प्रिवेंशन बुनियाद तो अगर इसकी हम स्ट्रिक्ट और इस टर्म्स में इसको डिफाइन करें तो हम ऐसे करेंगे कि प्रिवेंशन का मतलब यह है टू टेक मेजर्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द डिजीज, कि सिरे से हो ही ना, कि ये है स्ट्रिक्ट इसकी डेफिनेशन। लेकिन आप ज़रा थोड़ा इस पर गौर करें तो बड़ा मुश्किल है कि आप 100% कर सकें। तो बाद में होता है, बाद में नहीं कर सकते। तमाम के अगेंस्ट आपके पास तमाम वो आपके पास क्या कह सकते हैं, कोई ऐसे वेपन्स नहीं हैं, आपके पास कोई एक्शंस अवेलेबल नहीं हैं, जो मेजर्स अवेलेबल नहीं हैं जिनको आप 100% रोक सकें कि वो डिज़ीज़ सिरे से हो ही ना। तो लिहाजा डिज़ीज़ होगी तो लिहाजा फिर हम कहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि डिज़ीज़ सिरे से हो ही ना, बात ख़त्म। लेकिन अगर ये हम नहीं कर सकते तो फिर ये है कि हम डिज़ीज़ को आहिस्ता आहिस्ता उसके ख़िलाफ़ लग जाएं और उसको इरेडिकेट कर दें, एलिमिनेट कर दें, कंट्रोल करके कम कर दें, ज़्यादा ना हो। तो लिहाजा कोई भी चीज़ करेंगे, क्योर कर दें मरीज़ को, ये भी आप देखें, आप कहेंगे ये तो क्योर आ गया, प्रिवेंशन तो नहीं है। अब क्योर करेंगे तो ये भी एक प्रिवेंशन, हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ते, क्योंकि ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसका वो भी एक तरह की प्रिवेंशन है। तो लिहाजा आप जब ट्रीट करते हैं तो एक किस्म एक चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, वो है डिसेबिलिटी और डिजीज़ की सिवियरिटी, कि डिजीज़ जो है वो ज़्यादा सिवियर ना हो और कोई डिसेबिलिटी पैदा ना करो। तो ये इसका मतलब है यू आर क्योरेड बाय गिविंग क्योरेटिव मेजर्स, यू आर प्रिवेंटिंग द डिजीज़ सिवियरिटी एंड डिसेबिलिटी। तो ये भी प्रिवेंशन होगी कि आपने किसी चीज़ को रोका है। तो ये इसलिए ये ज़हन नशीन कर लें। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिवेंशन सक्सेसफुल हो तो ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, क्या क्या चीज़ें हों, फिर आप कहेंगे कि आपकी प्रिवेंशन का रिजल्ट बेहतर निकल सकता है। एक तो आपको नेचुरल हिस्ट्री का पता हो कि डिजीज़ काजेशन कैसे होती है, कौन कौन सा फैक्टर क्या रोल प्ले करता है, ताकि उसके खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स ली जा सके। ट्रांसमिट कैसे होती, एक आदमी से दूसरी तरफ कैसे जाती ताकि उसको रोक सके, ये दूसरा उसका आपको ये सक्सेसफुल प्रिवेंशन की रिक्वायरमेंट है। कौन से, अगर डिजीज़ एजेंट का पता नहीं तो रिस्क फैक्टर कौन से हैं, लाइक इस्कीमिया, अब उसका एजेंट है नहीं तो आपको रिस्क फैक्टर का पता हो, डायबिटीज़ रिस्क फैक्टर का पता हो, ठीक है ना जी। अब देखें, जैसे है कि स्मोकिंग है, रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ये भी रिस्क फैक्टर है, फिजिकल इनएक्टिविटी, बैठे रहना, एक्सरसाइज ना कर, ये भी रिस्क फैक्टर है। रिस्क ग्रुप कौन से हैं, कौन सी फैमिलीज है जिसमें डायबिटीज़ रन कर रही है, इस्कीमिया रन कर रहा है, कैंसर रन कर रहा है, ये तमाम आप इन लोगों पे ज़्यादा तवज्जो करेंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। फिर आपको ये नॉलेज तो हो कि भाई उसके अलावा उस डिज़ीज़ जिसके ख़िलाफ़ आप प्रिवेंशन करने जा रहे हैं,
क्या उसके लिए प्रॉपर प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट मेजर्स अवेलेबल हैं, या ऐसे ही अपना आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं और लोगों का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और फिर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिवेंटिव मेजर्स और क्यूरेटिव मेजर्स दे सके, यानी आपके पास हेल्थ सिस्टम है जो ये काम कर रहा हो, प्रिवेंटिव भी क्यूरेटिव भी। फिर है क्या उसकी इवेल्युएशन हो रही है कि जो मेजर्स आप ले रहे हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले रहे हैं उससे डिजीज़ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कोई असर नहीं हो रहा, ये इस तरह का। तो ये 6 पॉइंट जो हैं ये मैंने यहाँ डाल तो दिए हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा अंडर ग्रेजुएट से, लेकिन अगर किसी बच्चे को शौक़ हो तो उसको ज़रूर जहन में रखना चाहिए। अब देखिए जी, प्रिवेंशन जो है ये कितने किस्म की होती है। अब अगर मेरे से को पूछे तो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए तो 5 किस्म की होती है, आपके लिए 4 किस्म की होती है। तो मैंने यहाँ ये 4 किस्म की डाली है, 5वीं नहीं डाली कि जी खाम खा बात को बढ़ाया ना जाए। तो पहली है प्राइमोर्डियल, दूसरी है प्राइमरी, तीसरी है सेकेंडरी और चौथी है टर्शरी। तो 5वीं का नाम सुन लें, आखिर में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। वो है क्वार्टरनरी, यानी टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। तो वो चौथे लेवल की होगी। अब ये देख लीजिए, इसको एक आपको ज़रा आसानी से दिखाया गया है। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन। अब डिजीज़ प्रिवेंशन का थोड़ा बताया है, ये चीज़ क्या है, ये जो हमने नाम लिए हैं। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, इंटरवेंशंस टेकन बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। याद रखिए कि आप चाहते हो कि इस इलाके में ये डिजीज़ नहीं है, लिहाजा ये डिज़ीज़ यहाँ हो ही ना, जैसे अभी सूरत हाल है इसको ऐसे रखना है। तो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी पड़ेंगी ताकि डिज़ीज़ अपीयर ना हो वहाँ पे। पहली बात, किसी इंडिविजुअल में ना हो, किसी कम्युनिटी में ना हो, ठीक है। तो उसके लिए मेजर्स लेनी पड़ेंगी। आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं कैसे, वरना ऐसे यहाँ बताना शुरू कर दिया टाइम ज़ाया होगा। प्राइमरी प्रिवेंशन, इंटरवेंशंस टेकन व्हेन रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट एंड वी ट्राई टू प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजीज इन द होस्ट। अब देखें यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन में ये है कि अभी किसी आदमी को या किसी कम्युनिटी में एक डिजीज़ नहीं है, हम ये चाहते हैं, लेकिन वहाँ रिस्क फैक्टर मौजूद है, यानी वो एजेंट मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। हम चाहते हैं कि ये हो ना, ताकि होस्ट बच जाए। एजेंट मौजूद है, होस्ट बच जाए। तीसरी, होस्ट को हम नहीं बचा सके, डिजीज़ हो गई होस्ट को, अब हम डिजीज़ को ट्रीट करेंगे जल्दी से जल्दी ताकि उसके अंदर सेवेरिटी ना बढ़े और डिसेबिलिटी ना हो। ये है सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन ये है कि इसमें डिजीज़ बहुत आगे बढ़ गई और उस वक्त कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो गई और सारा कुछ हो गया, तो फिर हम उस चाहते ये हैं कि होस्ट बिल्कुल बेकार ना हो जाए, किसी काम का हो जाए। तो ये टर्शरी प्रिवेंशन उसको कहते हैं, ये इंटरवेंशन वो होती है। तो हम इनको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब देखें, ये है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब इसमें मोड्स ऑफ इंटरवेंशन आप देखें। प्राइमोर्डियल जो है इसमें आप क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, दैट इज कॉल्ड मोड। क्या तरीकाकार अवेलेबल है, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन टू एड्रेस बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। कि हम इसमें क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, कवानीन बनाएंगे ताकि वो फैक्टर जो डिजीज़ काज कर सकता है और किसी जगह नहीं है और उसको वहाँ एंटर ना होने दिया जाए। ये है प्राइमोर्डियल। इसको आगे हम फिर डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, इसमें 2 मोड हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, जल्दी से डायग्नोज करो और जल्दी से ट्रीट करो। टर्शरी प्रिवेंशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन जितना हो सकता है, एंड रिहेबिलिटेशन, जो बच गया उसको इस्तेमाल में लाना। अब ये देखिए, ये समरी ऑफ लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है जी। अब ये आप खुद देख लीजिएगा, मेरे पढ़ने का फायदा नहीं है, मैं डिटेल में आगे पढ़ता हूं तो फिर इसको बाद में आप देख लेना। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन कंट्रीज और पॉपुलेशंस इन विच दे आर नॉट येट अपीयर्ड, जिसमें अभी ये फैक्टर अपीयर नहीं हुए। तो ये बुनियादी तौर पर वो जो है ना, आपको शुरू में कहा था कि प्रिवेंशन की जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है
वो ये है कि सिरे से डिजीज़ हो ही ना, ये है स्ट्रिक्ट प्रिवेंशन डेफिनेशन। तो लिहाजा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन एक्चुअल ये प्योरेस्ट फॉर्म है प्रिवेंशन की, जो मैंने वो कहा था। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन भी यही चाहती है कि वो रिस्क फैक्टर जो ये डिजीज़ करता है वो हो ही ना। ठीक है जी। अब मैं ये एक छोटी सी मिसाल दे दूं, शायद आपको काम आ जाए, वो समझ आ जाए। देखिए हमारे यहाँ होस्ट भी है, हमारे यहाँ वेक्टर भी है, मॉस्किटो, ये जो एडीज़ है, ये येलो फीवर को ट्रांसमिट करता है। हमारे मुल्क में येलो फीवर पाकिस्तान में नहीं है। वजह क्या है कि एजेंट नहीं है। अब हमने इसके लिए कानून बना रखा है गवर्नमेंट ने कि कोई बंदा जो बाहर के मुल्क जहाँ पे ये प्रेवलेंट है डिजीज़, डेंगू अपना आई एम सॉरी ये जो येलो फीवर है, वो वहाँ से वैक्सीनेशन करा के आएगा और उस वैक्सीनेशन को कराए हुए 10 से 15 दिन हो गए होंगे, तो फिर तो उसको लैंड करने देंगे जहाज़ से। शिप पर है तो शिप पर पाबंदी है, पैदल आया है, बाई रोड सड़क पर आया है, साइकिल पर आया है, कार पर आया है, वहाँ पाबंदी है, चेक होगा बॉर्डर के ऊपर। अगर उसके पास सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का तो आने देंगे, वरना उस आदमी को क्वारंटाइन में बंद कर देंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये याद रखिए। तो लिहाजा ये लेजिस्लेशन की बात आ गई, ये इंटरनेशनल कानून है। ठीक है ना जी। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि रिस्क फैक्टर ना आए, हमने रिस्क फैक्टर नहीं आने दिया। हमारे मुल्क में अल्लाह की मेहरबानी से येलो फीवर नहीं होता। दिस इज़ ए प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। याद रखिए, ये बात बहुत आसान है याद रखना कि येलो फीवर नहीं है क्योंकि एजेंट नहीं है। बाकी हम इंसान भी मौजूद हैं और मॉस्किटो एडीज़ मौजूद है, जो आपके यहाँ डेंगू कर रहा है वही येलो करता है। अब यहाँ डेंगू तो हो रहा है, येलो नहीं हो रहा। येलो इसलिए नहीं हो रहा कि उसका एजेंट हम आने नहीं दे रहे थ्रू प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन जो लेजिस्लेशन की हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्शंस एंड मेजर्स that inhibit the emergence and establishment of environmental, economic, social and behavioral conditions, cultural patterns of living known to increase the risk of disease। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं हर पहलू से कि वो डिजीज जो यहाँ नहीं है वो आगे भी ना हो। अच्छा, इन द प्रिवेंशन ऑफ एमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स in population groups in which they have not yet appeared. For example, many adult health problems like obesity, मोटापा है, hypertension, blood pressure है, have their early origin in childhood। ये बचपन में मोटापा शुरू होता है। So efforts are directed towards encouraging children to adopt healthy lifestyle। क्या? फिजिकल एक्सरसाइज करें, खाने का ख्याल करें और स्मोकिंग ना करें, जो बुरी आते हैं वो ना अपनाएं। तो बच्चा जो है अगर उसको जुडिशियस खाना देंगे, माएँ जोर लगाती हैं मेरा बच्चा जो है जानदार मोटा बने, उसको दबा दबा के खिलाती हैं, वो ठीक नहीं। जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक खिलाएं ताकि जो ओबीस चाइल्ड विल बी ओबीस डैडी, तब उसको फिर बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है। तो लिहाजा आप शुरू से ही बच्चों का वज़न जो है वो कंट्रोल में रखें थ्रू प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर हेल्दी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। सो द प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन और ओबेसिटी विल रिड्यूस व्हेन दे गेट ओल्डर। क्योंकि जब ये बच्चे बड़े होके नॉर्मल वेट होंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो इनमें ब्लड प्रेशर का चांस भी कम है ज़्यादा होने का, हाइपरटेंशन का, और ओबीस होने का चांस कम है। लिहाजा डायबिटीज़ भी नहीं हो सकती, इस्कीमिया भी नहीं होगा। बहुत हद तक आप पर उम्मीद हो सकते हैं कि ये उन बीमारियों से बच जाएगा। लिहाजा आपने उसको शुरू से बचा लिया, वहाँ आपने ये चीज़ थी नहीं, आपने उसको पहले कर दिया। ये इंडिविजुअल्स के ऊपर है। जब आप इंडिविजुअल्स पे करेंगे तो कम्युनिटी को फ़ायदा होगा और इसी तरह पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। और इंटरवेंशन है क्या? आप एक या तो इंडिविजुअल पे तवज्जो करें, बच्चे का वज़न ना बढ़ने दें, अपना एडल्ट का ना बढ़ने दें, किसी के ना बढ़ने दें। आप न्यूट्रिशनल एजुकेशन दें, मास एजुकेशन करें, तमाम लोगों को एजुकेट करें, स्मोकिंग के ख़िलाफ़, अल्कोहलिज्म के ख़िलाफ़, एडिक्शन के ख़िलाफ़, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के ख़िलाफ़। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बताते रहते हैं ताकि वहाँ जिस इलाके में ये प्रॉब्लम नहीं है वहाँ ये प्रॉब्लम ना हो। फिर याद रखिए, आप इसको येलो फीवर वाली जो आपको एग्जांपल दी है
उसकी रोशनी में परखें कि हम यही चाहते हैं कि बच्चे मोटे ना हों। जब बच्चे मोटे नहीं होंगे तो एडल्ट भी मोटे नहीं होंगे, एडल्ट मोटे नहीं होंगे तो फिर आप बुढ़ापे में मोटे नहीं होंगे, फिर उनको प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। तो लिहाजा हमने प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कर दी अगेंस्ट ओबेसिटी, डायबिटीज़, इस्कीमिया, हाइपरटेंशन, ये तमाम हमने कर ली। तो ये याद रखिए, आप इंडिविजुअल पे भी लगा सकते हैं ये मेजर जो हैं आप, या मासेस पर भी लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ना आए आप कमेंट्स में सवाल कर दीजिए, मज़ीद डिटेल दे देंगे। तो मेनली वे टू प्रिवेंट द क्रॉनिक डिजीजेज लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड इस्कीमिया हार्ट डिजीज़, वो आपके पास प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, जिसके ऊपर आप इंडिविजुअल और मास जो एजुकेशन है वो कर सकते हैं। स्कूलों में बताएं, टीचर बताएगा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको फ़ायदा देंगी। अब उसका एग्जांपल आपको फिर एक दिखा देते हैं। नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट करती है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के लिए। अब ये बच्चों को आप बताएं, टीवी पर बताएं, ये क्या कहते हैं, आपको घरों में बताएं, स्कूल में बताएं कि ये जो आजकल जंक फूड का मसला है, इस जंक फूड को अवॉइड करें, ये आपके अंदर ओबेसिटी पैदा कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये अवॉइड करनी चाहिए। स्मोकिंग और ड्रग्स लाइक ख़ुसूसन अल्कोहल भी शामिल है उसमें, तो इसके ऊपर कैंपेन चलाएं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए ना करें। तो स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग बचपन से छोड़ते हैं, मतलब आप एजुकेट स्कूलों में सेमिनार करें, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ये हर जगह पे आप जो है ना हेल्थ एजुकेशन करें। फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, पार्क हों, आप लोगों को यानी ये पुश करता है, अट्रैक्ट करता है कि पार्क है यार, इसमें ट्रैक बना हुआ है, मुझे इस पे जाके ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, ये तो आदमी फिज़िकली एक्टिव रहता है। तो एजुकेशन करनी होगी। फिर वही बात, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, घरों में, एवरीवेयर, मास मीडिया यूज़ हो सकता है, इस तमाम को करें। और अच्छा फेवरेबल लाइफ स्टाइल जो है वो आपको और बहुत सारी डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन, इस्कीमिया, डायबिटीज़ इससे बचा सकता है। एक्टिविटी, अपना वज़न कंट्रोल में रखें, अपनी हाइट के मुताबिक और अपनी जेंडर के मुताबिक। औरतों का वज़न थोड़ा सा अपने बराबर के कद के मर्द की निस्बत थोड़ा कम होता है, कम रखना चाहिए। मर्द को अपना वज़न अपने रेफरेंस वेट के से थोड़ा सा कम रखना चाहिए, और कुछ नहीं तो 5 पाउंड कम रखना चाहिए। उसके अलावा कि ये है एक सबसे बड़ी मज़े की बात है, आप इसको नॉर्मल लेंगे और आप इस पे वो ये जो हम कॉमन साल्ट है यानी नमक हम इस्तेमाल करते हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप इसका जुडिशियस यूज़ करें। जुडिशियस यूज़ क्या है, थोड़ा सा सालन में डालते हैं ताकि फीका ना लगे, वो डालें, रोटी में ना डालें। सालन में डाल दें, रोटी में ना डालें, ठीक है। तो या अगर रोटी में डालते हैं तो फिर सालन में ना डालें। नंबर 2, आप एडेड साल्ट खसूसी तौर पर अवॉइड करें। सेब खाते हैं ना, थोड़ा प्लेट में नमक रखा हुआ है, नमक थोड़ा लगा के उसको खाते हैं, टेस्ट के लिए ख़तरनाक है। किन्नू खाते हैं, आजकल मौसम है, आप मेरी चादर देख रहे होंगे, मैंने चादर और टोपी पहनी हुई सर्दी में, तो किन्नू लोग खा रहे हैं, तो आप उसको नमक लगा के खाते हैं, मना है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से ये एडेड साल्ट जो है ये नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। आपको मैक्सिमम 5 ग्राम नमक इस्तेमाल करने की इजाज़त है। कोशिश करें कि इससे कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वरना ये आपके हाइपरटेंशन की काज हो सकता है और बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है कि आप हेल्थफुल हैबिट्स जो हैं अपने अंदर पैदा करें, बुरी आदतें न पालें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, ज़रूरत के मुताबिक खाएं, वज़न को कंट्रोल में रखें, नमक का इस्तेमाल कम करें। ये चंद एक एग्जांपल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये कौन करे, ये पेरेंट्स करें सबसे पहले, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जब होश संभालता है तो वो माँ की गोद में होता है। तो पेरेंट्स, बाप माँ, ये उस बच्चे को अच्छी आदतें। अब माँ ही अगर उसको जंक फूड पे लगा देगी कि बच्चा खाता रहे, तो फिर आप क्या करेंगे। आप देखें अक्सर घरों में यही कुछ हो रहा है। तो पेरेंट्स को चाहिए वो बच्चों के साथ जुल्म ना करें। स्कूल जाता है, टीचर्स की ड्यूटी है, दोस्तों की ड्यूटी है, पीयर ग्रुप्स, कि वो अच्छी अच्छी बातें बताएं।
गवर्नमेंट कवानीन बनाए सिगरेट के ऊपर, इन जंक फूड के ऊपर भी बनाना चाहिए मतलब है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने मसाइल से नहीं निकलती, वो इधर कौन तवज्जो देता है। और ना हमारे हेल्थ के लोग इसके ऊपर जोर देते हैं कि वो कोशिश करें कि जी लेजिस्लेशन हो, और ना हमारे पास कोई हेल्थ का जो मिनिस्टर होता है प्रोविंशियल या सेंट्रल, वो डॉक्टर होता है या हेल्थ से होता है, वो सियासी लोग होते हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता, आपकी बात वो सुनते नहीं। प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल यानी एनजीओज और प्रोफेशनल अलग है, यानी पीएमए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। नॉन प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स नहीं है, एनजीओज है, वो ये काम करें। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हेल्थ एजुकेशन हो सकती है, वहाँ बहुत का तादाद में लेबर क्लास होती है, उनको समझाना। हॉस्पिटल के अंदर जब मरीज़ आता है उस वक्त हेल्थ प्रैक्टिशनर प्राइवेट प्रैक्टिस जो करते हैं वो बताएं। हेल्थ केयर वर्कर्स जो फील्ड में काम करते हैं वो तमाम ये इनका काम है, ये लोग उनको हेल्थ एजुकेट करें। ये बहुत ज़रूरी है एज़ फार एज़ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कंसर्न। जब आदमियों को, इंसानों को आप अवेयर कर देंगे कि कौन सी चीज़ उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है और कौन सी बेहतर है, तो आप बार बार उनको ये बात समझाएंगे तो बहुत सारी मोटिवेशन होगी और वो अंदर से लोग मोटिवेट हो गए कि ये सही बात कह रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं अपनी सेहत को ख़राब ना करूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, जिसको आपको जो 3-4 चीज़ें मेन बताई गई हैं। पहली बात, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या चीज़ है, ये आपको डिफाइन कर दिया गया। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन जो है क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको बता दिया। तीसरी, क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल क्या है, वो भी आपको एग्जाम्पल्स दे दिए। चौथा, कौन करे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ये 4 चीज़ें हैं, 4 एलिमेंट हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के। डेफिनेशन क्या किया जाए, क्यों किया जाए और कौन करे, तो ये आपको तमाम चीज़ें समझा दी हैं। तो दिस वाज फर्स्ट वन, दैट वाज द प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अब है प्राइमरी प्रिवेंशन। अब यहाँ क्या था, डेफिनेशन क्या थी, ये था कि ये प्री पैथोजेनिक पीरियड जब एजेंट और एनवायरनमेंट आपस में इंटरेक्शन में होते हैं और होस्ट अभी बचा होता है, उसको डिजीज़ नहीं हुई होती, तो हम उस वक्त ये मेजर्स लेते हैं ताकि डिजीज़ एजेंट होस्ट को ख़राब ना कर सके। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाती है। अब ज़रा क्या करते हैं जी, एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़ विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट डिजीज विल एवर अकर। अब इससे ये होगा, जब आपको इसको प्री पैथोजेनिक फेज में रोक देंगे तो पैथोजेनिक फेज शुरू नहीं होगा तो होस्ट बच जाएगा। तो सीक्स टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज वाया रिस्क रिडक्शन बाय अल्टरिंग बिहेवियर और एक्सपोजर दैट कैन लीड टू डिजीज और बाय एनहांसिंग रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू ए डिजीज एजेंट। अब इसको आगे पढ़ते हैं। इस डेफिनेशन आपने सुन ली, इतनी बात याद रख लें कि हम प्री पैथोजेनिक फेज में ये करते हैं जब होस्ट अभी डिजीज़ एजेंट उसके अंदर एंटर नहीं हुआ होता, इंटरेक्शन जारी होता है किसके दरमियान, एजेंट और एनवायरनमेंट के दरमियान। तो हम होस्ट के ऊपर नज़र रखी होती है हमने कि भाई ये बच जाए, तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें हम आगे पढ़ते हैं। पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी जो है या मास स्ट्रेटेजी ये है कि तमाम लोगों को आप बचाने की कोशिश करेंगे, तमाम लोग, इर्रेस्पेक्टिव वो रिस्क पर है या नहीं है। आप चाहते हैं तमाम लोगों को एजुकेट कर दिया जाए, तमाम लोगों को बता दिया जाए, तमाम लोगों को जो भी मेजर लेनी है प्राइमरी प्रिवेंशन में वो तमाम के लिए ले ली जाए ताकि उनकी बचत हो जाए। तो आप उनके सोशो इकनॉमिक जो कंडीशन है उसके ऊपर तवज्जो करते हैं, जो बिहेवियरल जो उनका अपना लाइफस्टाइल है, बिहेवियर है, उसके ऊपर कि जब वो बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, जब हेल्दी होते हैं तो क्या करते हैं, इसके ऊपर मुतवज्जे होते हैं और ये चीज़ें उनमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। जो अच्छी नहीं होती वो आप उनको ड्रॉप करने को कहते हैं, जो अच्छी होती हैं वो अडॉप्ट करने को कहते हैं। ये है पॉपुलेशन मास स्ट्रेटजी, इर्रेस्पेक्टिव कि वो उसको रिस्क है या नहीं, आप तमाम लोगों को एजुकेट करते हैं और मेजर्स उनके साथ उनको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। हाई रिस्क स्ट्रेटजी दूसरी है WHO के मुताबिक कि आप सारों के ऊपर जोर न लगाएं, रिसोर्सेज अपने ज़ाया ना करें, सिर्फ उन लोगों के ऊपर मुतवज्जे हो जाए जो स्पेशल रिस्क पर है। लाइक इस्कीमिक फैमिली है जिसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, डायबिटिक फैमिली है जिसमें डायबिटीज़ ज़्यादा है, ओबीस लोग हैं उनके ऊपर मुतवज्जे होंगे, तो हाइपरटेंसिव फैमिली है उन पे मुतवज्जे होंगे, बजाय इसके सारे मोहल्ले के पहले जो लोग इस तरह के प्रॉब्लम का शिकार हैं
आप उन्हीं के साथ ज़्यादा मेहनत कीजिए, ये WHO कहता है। अब पॉपुलेशन स्ट्रेटजी सुने जी, इज डायरेक्टेड एट द होल पॉपुलेशन irrespective of individual risk level. For example, studies have shown that even a small reduction in the average blood pressure or serum cholesterol of a population would produce a large reduction in the incidence of cardiovascular diseases. The population approach is directed towards socio-economic behavioral lifestyle changes. ये अभी आपको बता दिया है कि अगर आप टोटल पॉपुलेशन को बताते हैं कि घी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल बंद करें, मतलब इसी तरीके से मीठे का इस्तेमाल जुडिशियस करें, नमक का इस्तेमाल जुडिशियस करें, खाना उतना खाएं जितनी आपकी ज़रूरत है, अपनी एज और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खाएं, वज़न कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज करें। तो ये आप पॉपुलेशन को बता रहे हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और शुगर कंट्रोल में रहे, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहे, तो आप इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और बहुत हाइपरटेंशन और इन तमाम चीज़ों को रोक सकते हैं। ये पॉपुलेशन स्ट्रेटजी है, ठीक है जी। अब है रिस्क स्ट्रेटजी, वो मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ, तो स्लाइड्स ये आगे आ रही, तो मैं ऐसे बात करता जा रहा हूँ। बात वही है, द हाई रिस्क स्ट्रेटजी एम्स टू ब्रिंग प्रिवेंटिव केयर टू द इंडिविजुअल्स एट स्पेशल रिस्क। वही फैमिलीज या इंडिविजुअल जो स्पेशल रिस्क पर है। अगर किसी के बाप को हाइपरटेंशन है तो आप बच्चे पे तवज्जो करें कि उसका वज़न ना बढ़े, नमक का इस्तेमाल कम करे, एक्सरसाइज करे, ताकि उसके अंदर ये चीज़ें पैदा ना हों। तो ये जो फैमिली हिस्ट्री रखते हैं हाइपरटेंशन की, एलर्जिक डिजीज़ की, डायबिटीज़ की, इस्कीमिया की, कैंसर की, आप उन तमाम लोगों को ये उनसे बचने के तरीके बताते हैं। तो ठीक है जी। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में आप करते क्या हो, ये तो थी स्ट्रेटजी के किन के लिए करनी है, किन लोगों के ऊपर करनी है, तो उन लोगों पर क्या करना है, मोड कौन से हैं, तरीके कौन से हैं जी, वो ये है, दो है। प्राइमरी प्रिवेंशन में दो मोड है। पहला मोड वो है हेल्थ प्रमोशन, नंबर 1। मोड ऑफ इंटरवेंशन, पहले इंटरवेंशन समझ लें, मीन शरारत, दखल अंदाजी, इंटरवेंशन उर्दू का तर्जमा यही होगा। इंटरवेंशन मीन कोई मैयर लेना, दखल अंदाजी करना, इज डिफाइंड एज अटेम्प्ट टू इंटरवीन, दखल अंदाजी करना, इंटरप्ट या उस वास्ते को तोड़ देना। द यूजुअल सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन मैन, दिस मे बी द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, आप हेल्थ एजुकेट करें, ट्रीट करें, या आप उसका जो है आप उसको क्या करें, हेल्प करें। अब क्या है, हेल्थ प्रमोशन। अब ये पहला मोड है प्राइमरी प्रिवेंशन का, इसमें दो मोड है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन। अब मैं हेल्थ प्रमोशन की बात करता हूँ। ये नॉन स्पेसिफिक मेजर्स किसी खास डिजीज़ के अगेंस्ट नहीं होती, ये थोड़ा थोड़ा तमाम डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ के बारे में होती। सो इट इज़ एनेबलिंग द पीपल टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। इट इज़ नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर डिजीज़ बट इज़ इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द होस्ट थ्रू वेरियस इंटरवेंशन। आप होस्ट को क्या कह सकते हैं जी, वो पहली बात क्या है, आप उसको हेल्थ एजुकेट करते हैं किस चीज़ के बारे में, कि आप ये जो कॉमन डिजीज़ हैं, ये GIT डिजीज़ हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, मौलवी साहब को बताएं, वो अपने जुमा की तकरीर में बताएंगे। आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ज़रिए। आप अपने जो काउंसलर हैं उनको कहते हैं जी सेशन कर लें, आप टीचर्स को कहते हैं, वो बच्चों को बता देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इन्वॉल्व कर, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपने जो ओपिनियन मेकर लोग हैं, जिन पीर साहब को कह सकते हैं, हकीम साहब को कह सकते हैं, ये तमाम चीज़ें वो लोगों को बताते हैं कि जी आप हेल्थ। अब देखें, इसमें मैरिज काउंसलिंग होती है कि भाई आप जिनमें डिफेक्ट है, वो दोनों में जो शादी करना चाहते हैं, दोनों हजरात, लड़का और लड़की, उनकी का काउंसलिंग करें, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारे मुल्क में तो ये नहीं होती, लेकिन बाहर की दुनिया में अब तो जेनेटिक टाइपिंग शुरू हो गई है कि उनमें को अगर जेनेटिक डिजीज़ है तो वो उनको रोक देते हैं कि आप शादी ना करें, तो वो किसी और जगह करें। आप ये दो लोग ना करें, ये अलहदा मर्द तलाश करें, औरत जो है, और मर्द जो है वो दूसरी औरत तलाश करे, और औरत जो है और मर्द तलाश करे। तो लिहाजा इसी तरीके से कैंसर का है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कैंसर करती हैं, मीन चांस है, लेकिन स्मोकिंग है वो ना करें, गुटखा ना खाएं, और ये जो पान ना चबाएं, ये जितनी चीज़ें हैं, हम लोग रंगदार मिठाई ना खाएं, हमारे लोग एहतियात नहीं करते, बहुत ज़्यादा रंग डाल देते हैं। तो ये इसी तरीके से है, आप जब इन दांत निकलवाते हैं तो प्रॉपर स्टरलाइज्ड जगह पे जाएं,
और उधर से दांत निकलवाएं, आप फुटपाथ पे बैठे आदमी से दांत निकलवाते हैं तो हेपेटाइटिस बी का ख़तरा है, हेपेटाइटिस सी का ख़तरा है, HIV का ख़तरा है। तो इस तरीके से आप अपने वज़न को कंट्रोल में करें, वज़न का खाएं, एक्सरसाइज करें, रेगुलर चेकअप कराएं, मतलब डॉक्टर को दिखाएं सालाना बेसिस के ऊपर। अगर थोड़ी सी को मसला हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें, बजाय इसके कि आप पीर साहब हकीम साहब के पास फिरते रहें और जब मरने वाले हो जाएं तो फिर डॉक्टर के पास जाएं। ये ना करें। तो ये एक हेल्थ एजुकेशन है, किसी आदमी को एजुकेट करना है रिगार्डिंग हेल्थ, ताकि उसको पता हो कि मुझे हेल्दी कैसे रहना है, ये आप बताएंगे। ये प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन जो पहला मोड है, ये उसमें पहला फैक्टर है हेल्थ एजुकेशन। दूसरा न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, ये सबसे बड़ा मसला है। बार बार मैं कहता हूँ कि खाने का ख्याल रखें, क्या खाना है, कितना खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी उम्र, आपका काम, अब मौसम और उसके अवेलेबिलिटी, उसके मुताबिक आप अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं। तो आप एजुकेट करते हैं कि बच्चे को कैसे पालना है, माँ कैसे दूध पिलाए, ठीक है जी। और आपने जो खुद खाना खाना है, उस खाने में क्या हो, क्या चीज़ ना हो, क्या चीज़ कितनी हो, फाइबर कितना हो, घी कितना हो, कौन सा हो, तो मतलब ये आप साल्ट कितना हो, ये तमाम चीज़ें आप बताते हैं। इससे बहुत, ये आप एक डिजीज़ नहीं रोकते, मल्टीपल डिजीज़ रोकती हैं। तीसरा इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन करते हैं। ये अब हम चल रहे हैं हेल्थ प्रमोशन में। ये टोटल नॉन स्पेसिफिक मेजर्स है। प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, साफ सुथरा पानी। अब इससे तो बहुत सारी डिजीजेज रुक जाएंगी। कॉलरा नहीं होगा, अमीबियासिस नहीं होगी, हेपेटाइटिस ए नहीं होगी, हेपेटाइटिस ई नहीं होगी, आपको टाइफाइड नहीं होगा, आपको पोलियो नहीं होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होती। तो सेफ वाटर से, प्रॉपर सैनिटेशन, डिस्पोजल का सिस्टम जो है बिल्कुल सेफ होना चाहिए। रोडेंट कंट्रोल, ये आप जो चूहे और इस तरह की चीज़ें हैं इनको कंट्रोल करें, ये किचन में घूमते हैं। एंटीफ्लेम मेजर्स, किचन और अपने घरों को क्या करें, स्क्रीन करें ताकि ये कीड़े मकोड़े और ये फ्लाई अंदर ना आए। इंसेक्टिसाइडल स्प्रे करें जहाँ गंद पड़ा है। हेल्थफुल हाउसिंग, आपके घर साफ़ सुथरे हवादार और इसके हों, इससे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो इसके ज़रूर होती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, वो नहीं होती। तो ये इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन है, तो आप इसका ख्याल रखें। चौथा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी बुरी आदतें छोड़ें और अच्छी आदतें अपनाएं। आप सोए रहते हैं, एक्सरसाइज करना करें, सोना कम करें। स्मोक करते हैं, स्मोकिंग ना करें। आपका वज़न ज़्यादा है, वेट कम करें। अगर वेट नॉर्मल है तो इसके ऊपर कोशिश करें कि ये नॉर्मल ही रहे। अपने आप को साफ़ सुथरा लिखिए, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें और रेगुलर हेल्थ चेकअप हो। हम उस वक्त तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक हम बीमार ना हो। तो लिहाजा आप बीमारी से पहले भी सालाना बेसिस पे डॉक्टर के साथ मिलो और अपना चेकअप कराओ, ताकि आपको पता चले कि आपको कोई मसला तो शुरू तो नहीं हो रहा, ताकि इन टाइम पता चल जाए और आप उससे इलाज करा के आप उससे जान छुड़ा सकें। तो ये 4 चीज़ें हैं इसमें पर हेल्थ प्रमोशन में। ये नॉन स्पेसिफिक मेजर्स हैं मल्टीपल डिजीजेज रोकने के लिए। एक क्या था, हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस पैदा की जाए। फिर दूसरा था न्यूट्रिशनल एजुकेशन, तीसरा इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन और चौथा आपकी लाइफस्टाइल अपना, उसको करना था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप करेंगे तो ये एक तरह की आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी डिजीजेस से। अब आ गया इसका दूसरा मोड। हेल्थ प्रमोशन का सब मोड जो था पहला, वो था हेल्थ प्रमोशन, वो था नॉन स्पेसिफिक। अब आ गया दूसरा, वो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। मीन ये स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट क्या मेजर्स ले सकते हैं, जबकि होस्ट अभी बीमार नहीं हुआ, उसके ऊपर डिजीज एजेंट या रिस्क फैक्टर ने हमला नहीं किया। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले और बड़ा और सेफ, दैट इज इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन कराएं। देखें 2 तरह की होती है, ज़्यादा जो है वो रिलायबल जो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब देखिए हमारे यहाँ छोटे बच्चे जो हैं उनको 12 डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन की जा रही है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। उससे ये होगा उन बच्चों को वो डिजीज़ 12 नहीं होंगी, ठीक है जी, और नहीं हो रही, बहुत कम बहुत कम। पोलियो तकरीबन ख़त्म होने वाला है, दुआ करें अल्लाह करे जल्दी ख़त्म हो जाए। तो बाज़ औक़ात आप पैसिव इम्यूनाइजेशन करनी पड़ती है, अगर एक्टिव इम्यूनाइजेशन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको एंटीसीरा या ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने पड़ते हैं, ताकि डिजीज़ हो गई है और इसने इम्यूनाइजेशन नहीं कराई हुई थी, ये एक्सपोज हो गया, तो लिहाजा इन टाइम आप उसको पैसिव इम्यूनिटी दे के उसको बचाने की कोशिश करते हैं।
और याद रखें, आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी है तो वो सिर्फ हेपेटाइटिस बी को ही रोकेगी, वो सी को नहीं रोकेगी, वो ए को नहीं रोकेगी। तो लिहाजा इसीलिए इसको कहते हैं ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, ये तमाम को नहीं। जैसे हेल्थ प्रमोशन में था कि अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, ओबेसिटी नहीं होगी, डायबिटीज़ नहीं होगी, हाइपरटेंशन नहीं होगी, इस्कीमिया नहीं होगा, तो मल्टीपल डिजीज। इसमें मल्टीपल नहीं है, इसमें स्पेसिफिक का। अच्छा, ख़ास न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं। देखें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, खुसूसन चाइल्ड बेयरिंग एज लेडीज़, जो बच्चे पैदा करने की उम्र की औरतें हैं, उनमें 80% औरतों में, खुसूसन देहातों में, बल्कि 90% में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उनमें खून की कमी है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। लिहाजा हम उनको आयरन सप्लीमेंट देते हैं और ऐसी खुराकें बताते हैं जिसमें नेचर की तरफ से आयरन रखा गया है, तो वो बताते हैं। उसके अलावा बाज़ जगहों पर आप देखते हैं ये गिलड़ जिसको कहते हैं कि जी आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, तो उस जगह पे जो कॉमन साल्ट है, ये जो नमक है, इसको आयोडाइज से मिक्स कर देते हैं, जिसको साल्ट आयोडाइज साल्ट कहते हैं, वो इस्तेमाल करने का कहते हैं। और बाज़ जगह पे पानी में फ्लोरीन की कमी होती है तो उसमें बच्चों के कैरीज हो जाती है, तो लिहाजा उसमें फ्लोरीन ऐड करते हैं। तो ये स्पेसिफिक, अब देखें, ये जब आप आयोडाइज साल्ट यूज़ करेंगे तो उससे कोई और डिजीज़ नहीं रुकेगी, सिर्फ अंडा में गोइटर रुकेगी। आप इसलिए इसको स्पेसिफिक कहते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ। फिर जहाँ वैक्सीन भी नहीं है तो आप फिर उस डिजीज़ के खिलाफ मेडिसिन यूज़ करते हैं ताकि वो डिजीज़ ना हो। कैसे? अब मलेरिया की वैक्सीन अभी तक तो नहीं आई है, अंडर ट्रायल है। अब इसके लिए एंटी मलेरियल ड्रग्स मौजूद हैं, तो लिहाजा जून से अक्टूबर तक कहते हैं कि ये महीने ज़्यादा रिस्की होते हैं मलेरिया के लिए, तो इसके लिए आप एंटी मलेरियल कीमोप्रोफिलैक्सिस लेते हैं, लाइक आप मेडिसिन यूज़ करते हैं। आप जब इम्यूनाइजेशन से रोकते हैं तो इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस कहलाती है। जब आप ड्रग से यूज़ करते हैं, यानी मीन आप कोई टेबलेट लेते हैं, कोई इंजेक्शन लेते हैं या ओरल कोई चीज़ लेते हैं, तो उसको कहते हैं कीमोप्रोफिलैक्सिस, क्योंकि आप ड्रग ले रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं, जो आप बेजोक्विन ले सकते हैं, आप प्राइमाक्विन ले सकते हैं, बहुत सारी हैं डिजीज़ वो अपना ड्रग्स जो आप एंटी मलेरियल के तौर पर प्रोफिलैक्सिस ले सकते हैं। कुछ वीकली बेसिस पर हैं, कुछ फोर्टनाइटली हैं, वो आप ले लेंगे तो आप मॉस्किटो बाइट के बावजूद बचे रहेंगे। तो ये कीमोप्रोफिलैक्सिस होती है। अब देखें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल डिजीज। बाज़ ऑक्यूपेशन है जिनमें कुछ डिजीज़ कॉमन होती हैं, तो लिहाजा आप अर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखते हैं। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ में हम पढ़ेंगे वैसे डिटेल में कि अर्गोनॉमिक्स क्या होती है। वो कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मिसाल के तौर पर किसी आदमी को अस्थमा है, आप उसको इंडस्ट्री में अंदर नहीं भेजेंगे जहाँ पे डस्ट है, आप उसको बाहर किसी और काम पे मुलाजिम रख लेंगे, आप उसको वहाँ नहीं भेजेंगे। दूसरी बात, अगर वहाँ पे आपको टेढ़ा होना पड़ता है काम करने के लिए तो बैक कैक का ख़तरा है, तो लिहाजा आप वहाँ अरेंजमेंट ऐसा करेंगे कि वहाँ टेढ़ा ना होना पड़े। तो ये इंतज़ामिया का काम होता है, और डॉक्टर साहब जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के एक्सपर्ट होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ को विज़िट करते हैं और वो देखते हैं कि क्या सही हर अर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। तो लिहाजा वो खसूसी तौर पर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के अगेंस्ट काम हो रहा होगा। लिहाजा अगेन दिस इज़ ए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एक्सीडेंट्स के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? अब देखें, टू व्हीलर पे जो लोग हैं वो एक तो जनरल वैन के स्पीड सही रखें, रोड सेंस पैदा करें, बेतहाशा मुकाबले, वन व्हीलिंग, ये चीज़ें ना करें। लेकिन वो तो जनरल बात है, और खुसूसी है यूज़ ऑफ हेलमेट्स टू व्हीलर्स के लिए। मोटर बाइक्स जो यूज़ करते हैं वो जो है ये यूज़ करें, तो उससे हेड इंजरी का चांस कम हो जाता है। और अगर कार में है तो सीट बेल्ट्स यूज़ करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इस पर स्टडीज़ हो चुकी हैं कि इससे मार्टेलिटी और डिसेबिलिटी बहुत कम हो जाती है अगर आप स्टील हेलमेट यूज़ करें, हेड जो, और या आप क्या कहते हैं सीट बेल्ट यूज़ करें। तो ये भी स्पेसिफिक मैयर है। ये तो नहीं है कि आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो फिर पोलियो नहीं होगा। लिहाजा ये सिर्फ एक्सीडेंट से बचाती है, मीन एक्सीडेंट से नहीं बचाती, आपको एक्सीडेंट्स के बैड इफ़ेक्ट से बचाती। अब आपको चाहिए कार्सिनोजेंस से बचें, जो वो फैक्टर, जो वो चीज़ें जो कैंसर करती हैं, आप उनसे बचें। कौन सी चीज़ें हैं? तंबाकू है। अब आप पान खाएं, पीली पत्ती वाला, या आप सिगरेट पिएं, नस्वार लें जिसको बीड़ा भी कहते हैं,
ये तमाम तंबाकू से बनते हैं, ये कार्सिनोजेनिक हैं, इनसे बचें। और जितने और आपको पता है कि ये कैंसर करते हैं, उन तमाम से बचें। अब आपको यह छोटी सी बात बता दूं, फिर लंबा हो जाता लेक्चर, वीडियो लंबी हो जाती है। ये जो आप ब्रोस्ट खाते हैं ना बड़े शौक से, ये भी कार्सिनोजेनिक ऑयल होता है उसके अंदर, घी हो या ऑयल काला, पता नहीं कितने दिन से उसमें वो रोस्ट कर रहा होता है चिकन के पीस। हालांकि जो एडवाइस है कि एक दफ़ा पहले, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा आपको वो ऑयल या घी ज़ाय करना पड़ेगा, फिर नया डालना पड़ेगा, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है 2 दफ़ा की फ्राइंग के बाद। लेकिन आप देख लें, वहाँ बैठे होंगे आपके सामने वो आदमी उसी पुराने ऑयल में थोड़ा सा नया डाल के उसमें फिर रोस्ट करना शुरू कर देगा, और आप आराम से वहाँ कह के लगा के खा रहे होते हैं। आपको ये पता नहीं होता आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। तो ये जो है, इसमें गवर्नमेंट का जॉब भी है कि वो चेक रखे, और आप लोगों का अपना भी है जो इसको कंज्यूमर हैं वो भी ख्याल करें। एलर्जेंस, ये आप एलर्जन देखें, ये वो लोग जिनको एलर्जी होती है उनको ज़्यादा तंग करते हैं। लिहाजा वो लोग, आप देखें इस्लामाबाद में मार्च और अप्रैल और मई में लोग ये 3 महीने लाहौर में इधर उधर गुजारते हैं जहाँ पॉलन नहीं होता और एलर्जेंस नहीं होते। दूसरी बात, और एलर्जेंस भी हैं, अगर आपको एलर्जी है तो आपको उनसे बचना होगा, अपने आप को बचा के रखना है। मास्क यूज़ कर सकते हैं, एलर्जन जो हैं उनसे आप दूर रह सकते हैं, आपके घर में कारपेट है उनको हटा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कैंसर का ख़तरा, ल्यूकीमिया, ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन जिन लोगों में होती है, ये एक्सरे डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, तो उन लोगों के को प्रोटेक्शन के लिए एप्रन दिए जाते हैं जिसमें लेड होता है, उससे रेज पास नहीं होती और इंसानी जिस्म जो है वो उससे बचा रहता है। ये भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। और वेल्डर जो है, आप देखें कि बड़े तेज़ रोशन उसका शोला होता है। अब अगर आप कभी वेल्डिंग कराने गए हों या गुजरे हों, आप देखें तो बहुत तेज़ रोशनी होती है, आप अगर उसकी तरफ देखेंगे आप देख नहीं सकेंगे। तो वेल्डर जो है वो तो सारा दिन यही काम करता है, तो उसको चाहिए कि वो नंगी आँखों के साथ ये वेल्डिंग ना करे, वो गॉगल्स पहने डार्क जो हैं, ताकि उसका शोला जो है वो आँखों के ऊपर उसका इफेक्ट ना हो, वरना उसकी कार्नियल अल्सर हो जाते हैं और ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकते हैं। तो उसके बाद है एंटी मॉस्किटो नेट, ये यहाँ मैंने याद आ गया तो लिख दिया कि मच्छर से बचने के लिए ख़ुसूसी तौर पर आप ये जो इम्प्रेग्नेटेड भी मिलती हैं जिसके ऊपर केमिकल लगा होता है, और सादा भी मिलती है, और ये सनसेट से पहले लगा देते हैं आप, ताकि मच्छर घुस ना जाए उसमें, क्योंकि मच्छर सनसेट के बाद रवाना होता है खुराक लेने के लिए। तो आप उससे पहले अपनी चारपाई के ऊपर अगर आप बाहर सोते हैं या कमरे में भी मच्छर होता है तो उसमें भी लगाते हैं, तो आप सनसेट से पहले लगा देते हैं। आप उसके अंदर फिर एक तरफ से घुसते हैं और फिर उसको गद्दे के नीचे कर देते हैं ताकि मच्छर घुस ना सके उससे। तो ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर है, स्पेसिफिक है, मलेरिया के खिलाफ है। उसके बाद स्कूल में जो छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में बच्चे होते हैं, वो डेवलपमेंटल एज में होते हैं, तो आप उनको जिस पोजीशन पोस्चर में बिठाएंगे उनके अंदर वही डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए आप स्कूलों के अंदर नेगेटिव डेस्क्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, ताकि बच्चों के अंदर ये स्पाइनल जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है इसकी डिफॉर्मिटीज़ पैदा ना हों। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि डेवलपमेंट की एज होती है और उसमें ये डेवलप हो जाती हैं और फिर उस बच्चे को बहुत परेशान करती हैं बाकी ज़िंदगी में। तो दिस वाज ऑल अबाउट 2 ऑफ द फैक्टर्स जो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। हमने शुरू में मैंने आपसे कहा था 4 हैं, तो लिहाजा ये बड़े हैं तो हम इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में 2 थे, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, और उसमें 2 मोड थे ना, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, दूसरा था प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन आपको बताइए क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, क्या होती है उसमें, वो स्पेसिफिक भी होती है और नॉन स्पेसिफिक भी होती है। उसमें 2 मोड है, हेल्थ प्रमोशन, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो सिर्फ ख़ास डिजीज़ के अगेंस्ट होती है। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो भी मैंने आपको स्पेसिफिक के बताई हैं। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाती है। ये प्री पैथोजेनिक पीरियड में होता है। क्या? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन ये तब होगी जब अभी डिजीज़ प्री पैथोजेनिक फेज में, यानी अभी होस्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ, होस्ट के अंदर रिस्क फैक्टर या डिजीज एजेंट एंटर नहीं हुआ, ये तब तक की है जी। अब हम इसके बाद अगली वीडियो जो होगी
उसमें हम उसके बाकी रिमेनिंग जो 2 पार्ट हैं, टर्शरी सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन, वो पढ़ेंगे। वो पैथोजेनिक फेज की डिजीज के दरमियान की प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, हम फिर उनको पढ़ेंगे। ये अभी तक सो फार इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इनको आप पढ़िए, कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर बताइए, तो उसको हम कमेंट्स में दे दें, हम उसको फिर उसको देखेंगे।